देखेंगे आज देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 का टेस्ट सीरीज 1 देखेंगे। और इस सीरीज में आपका प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज को शामिल किया गया है। और आज का पहला टेस्ट सीरीज को लगाएंगे और इसमें जीके जीएस के पार्ट को देखेंगे। जीके जीएस पार्ट को इस सीरीज में शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है, लेकिन पहला प्रश्न शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल पे करके रखें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके आपके मोबाइल एवं कंप्यूटर पे। और वीडियो को पूरा देखें तब जाकर के आपको समझ में आएगा। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए टिटनेस। टिटनेस एक ऐसा बीमारी है जिसमें रोगाणु यानी सूक्ष्मजीव जो होते हैं, जीवाणु विषाणु, रोगाणु आपका जीवाणु को ही कहा जाता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु या इसको आप वायरस कह सकते हैं, परजीवी या इसे आप प्रोटोजोआ कह सकते हैं, कवक या इसे आप फंगी कह सकते हैं, फंगी या फंगस। ये सारे जो आपका रोगाणु हैं, ये सारे आपका रोगाणु हैं यानी सूक्ष्मजीव हैं। और ये सारे में से कोई भी सूक्ष्मजीव आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है जो आपको टिटनेस होगा। तो टिटनेस रोग में रोगाणु जो होते हैं खुले घाव से होकर शरीर में आपका प्रवेश कर जाता है। और बता दें आपसे प्रश्न पूछेगा कि टिटनेस किस अंग को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि टिटनेस किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। जीवाणु यानी बैक्टीरिया इसे कहा जाता है। तो जीवाणु के कारण आपका टिटनेस होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा जीवाणु की वजह से आपका टिटनेस बीमारी होता है, तो बताएंगे क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के जीवाणु की वजह से आपका टिटनेस बीमारी होता है। और टिटनेस रोग जब होता है तो इसका जो सिम्टम है, टिटनेस का सिम्टम है तेज बुखार आ जाता है, शरीर में ऐंठन होता है, जवा बंद होने लगता है। इसलिए इसको टिटनेस को लॉक जा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जवा इसमें बंद हो जाता है। और बातें करें तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डीपीटी का टीका लगाया जाता है जिसमें डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है परटूसिस जिसे काली खांसी भी कहते हैं। परटूसिस को काली खांसी। और टी का मतलब होता है टिटनेस। टी का मतलब टिटनेस होता है, टिटनेस। तो डीपीटी का टीका ये तीनों बीमारी से लड़ने के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, परटूसिस यानी काली खांसी और टिटनेस, ये तीनों बीमारी से लड़ने के लिए, ये तीनों बीमारी के प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है डीपीटी। आपसे सवाल पूछेगा कि डीपीटी का टीका किन बीमारी से रक्षा के लिए लगाया जाता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, तीनों होगा। आपसे सवाल पूछेगा कि काली खांसी का अन्य नाम क्या है, तो परटूसिस। ये सारे आपका सवाल बनते हैं। ध्यान से इस सीरीज को देखें, व्याख्या सहित आपको इस सीरीज में सभी प्रश्नों को दिखाया जा रहा है। अगर पसंद हो तो लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं किस तरह का डिस्कस चाहिए, व्याख्या चाहिए या नहीं चाहिए। अगर डिस्कस चाहिए तो कमेंट करके यस बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 500 सेकंड। निकटतम तारा से पृथ्वी पर प्रकाश जो है वो 500 सेकंड में पहुंचता है। बता दें कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा वो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सवाल पूछेगा कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। अगर पूछेगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है या कौन है, तो सूर्य होगा। तो वही आपसे यहां पर पूछ रहा है निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, तो आपका 500 सेकंड का समय लगता है। और बता दें प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। रासायनिक यौगिक
का सबसे छोटा संभावी यूनिट यानी इकाई, यूनिट को आप इकाई भी कह सकते हैं, इकाई या मात्रक भी कह सकते हैं, मात्रक कहें या यूनिट कहें या इकाई कहें एक ही चीज है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी अणु। अणु जो है वो यौगिक का, रासायनिक यौगिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, क्योंकि आपका यौगिक का निर्माण अणुओं से होता है। हालांकि यहाँ पे यौगिक नहीं देता, तत्व देता, पूछता कि रासायनिक जो तत्व होते हैं वो तत्व का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, तो आपका परमाणु हो जाता, तत्व रहता है यहाँ पे तो। लेकिन यहाँ पे यौगिक है इसलिए अणु होगा। संभावी यूनिट पूछ रहा है सबसे छोटा, हालांकि सबसे छोटा परमाणु ही होता है, लेकिन यहाँ पे यौगिक भी बोल रहा है और सबसे छोटा संभावी यूनिट बोला है। तो यौगिक के चलते आपका अणु आंसर हो गया है, क्योंकि अणुओं के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, और अणु का जो निर्माण होता है वो परमाणुओं के मिलने से होता है। तो परमाणु से आपका अणु बनता है, और अणु जब मिलते हैं आपस में तो यौगिक का निर्माण होता है। तो सबसे छोटा जो आपका तत्व का जो यूनिट है, इकाई है, वो परमाणु है। परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं, और अणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। बता दें कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करवाया जाता है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के रासायनिक संयोग करवाया जाता है, तो उससे यौगिक का निर्माण होता है। निश्चित अनुपात होना चाहिए, अगर दो या दो से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात में अगर मिलाएगा तो आपका मिश्रण का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर निश्चित अनुपात होगा तब यौगिक बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। मानव अंग में विटामिन खाली स्थान नहीं करता है, यानी विटामिन का कार्य कौन सा नहीं है इसमें से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कार्य शक्ति की आपूर्ति। मानव अंग में विटामिन कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है, बाकी आपका सभी काम करते हैं। पाचन में सहायता भी करता है, औषधि के उपचायन में भी सहायता करता है, यानी औषधि जो हम लोग लेते हैं जब बीमारी होता है तो उस स्थिति में आपका औषधि का उपपाचन में भी सहायता करता है, और वृद्धि विकास में सहायता करता है विटामिन, लेकिन कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक बात और बता दें, आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कौन सा विटामिन पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायता कौन करता है, कौन सा विटामिन? तो आप बताएंगे विटामिन B5 जो है और विटामिन B12, ये दोनों जो विटामिन है, विटामिन B5 और विटामिन B12, ये आपका पाचन में सहायता करता है। भोजन जो हम लोग लेते हैं नाश्ता, तो उसके पाचन में आपका सहायता, कुछ भी खाते हैं हम लोग तो उसके पाचन में सहायता करता है कौन? विटामिन B5 और B12। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अम्लता कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। अम्लता को कम करना है तो इसका उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। एलुलेज गोली, एलुजेल गोली, ये अम्लता कम करने में उपयोग किया जाता है और उसमें आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोना। सोना यानी गोल्ड जो है वो आपका सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। बता दें कि वैसे धातु आघातवर्ध धातु कहलाते हैं जिसे पीटने के बाद, हथौड़े से अगर आप पीटते हैं तो पीटने के बाद वो टूटने वाला नहीं है, वो पतला से पतला यानी कागज से पतला चादर बनाया जा सकता है जो आघातवर्ध होगा। सबसे अधिक आघातवर्ध आपका सोना है, तो सोना को आप पीट करके पतला से पतला यानी कागज से भी पतला आप उसे बना सकते हैं, फिर भी वो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि काफी अधिक आघातवर्ध होता है, मैलेबल होता है। और सोना के बाद चांदी आता है। पूछेगा, सवाल पूछेगा कि दूसरा सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है, तो चांदी। दूसरा सबसे अधिक पूछेगा तो चांदी, पहला आपका सोना है। फिर उसके बाद प्लेटिनम आएगा, प्लेटिनम, फिर तांबा आएगा। ये सारे आपका आघातवर्ध धातु हैं। इसे आप पीट पीट करके पतला चादर बना सकते हैं, वो टूटने वाला नहीं है, और टूट जाएगा तो समझिए वो आघातवर्ध नहीं है, वो भंगुर है। और एक बात और बता दें, पूछेगा कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। आघातवर्ध ना पूछ करके तन्य पूछ सकता है, तो सबसे अधिक तन्य धातु भी आपका सोना ही है। अब तन्य धातु क्या होता है? तो ऐसे धातु जिसे आप पीट पीट करके, ना बल्कि आप उसको खींच करके बाल से ही पतला तार बना सकते हैं। पीट करके खींच करके बाल से ही पतला आप तार बना सकते हैं। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना को आप बता दें एक बात कि 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा आप तार खींच सकते हैं, पतला तार खींच सकते हैं 2 किलोमीटर लंबा 1 ग्राम सोना से। समझ सकते हैं कि कितना तन है, काफी अधिक तन है। तो सबसे अधिक तन आपका सोना ही है, आघातवर्ध भी आपका सोना ही है। और सोना के बाद आपका चांदी का नंबर है, चाहे तो तन्यता की दृष्टि से देखें या फिर आघातवर्ध्यता की दृष्टि से देखें, सोना के बाद चांदी का नंबर आता है। उसके बाद आपका प्लेटिनम, तांबा, एल्युमिनियम वगैरह सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है, एंटी मलेरिया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है मलेरिया रोधी एंटी मलेरिया औषधि की तरह काम करता है, एंटी मलेरिया औषधि है। यहां पे पेनिसिलिन आ रहा है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा
कि पेनिसिलिन का उपयोग किसका निर्माण करने में होता है? पेनिसिलिन का उपयोग किसका निर्माण करने में होता है? तो आप बताएंगे प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जिसको आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कहें या प्रतिजैविक कहें, एक ही चीज है। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का निर्माण आप लोग सुने होगा, एंटीबायोटिक दवा है। तो एंटीबायोटिक जो दवाएं बनती है वो आपका पेनिसिलिन से ही बनता है, पेनिसिलिन से आपका बनाया जाता है। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक दवा भी होता है। सवाल पूछेगा कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार पूछेगा, आविष्कारक तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बताएंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया। ये आप लोग के लिए सवाल छोड़ दे रहे हैं, आप जवाब दें कमेंट करके। प्रश्न नंबर 8, टिहरी बांध उत्तरांचल सरकार द्वारा किस नदी पर बनाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भागीरथी नदी। सवाल आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप बताएंगे टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। यह पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी। टिहरी बांध उत्तरांचल सरकार के द्वारा किस नदी पर बनाया? तो भागीरथी नदी बनाया गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर? तो भागीरथी नदी। इसी का नाम आपका गंगा नाम होता है। जैसे आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, उत्तरांचल का नया नाम आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड से जैसे आपका निकल करके आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो इलाहाबाद में इसका नाम भागीरथी वाला गंगा जब आपस में मिल जाती है तो इसका नाम आपका गंगा हो जाता है। और भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। पूछेगा भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सवाल आपसे पूछेगा, सवाल ये भी पूछेगा कि टिहरी बांध जो है वो किन दो नदियों के संगम पे है? घुमाएगा तो भागीरथी और बताएंगे भिलंगना। ये दोनों नदियों के संगम पे आपका टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। प्रश्न नंबर 9, पुस्तक माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स का लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर वेंकटरमन। भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्होंने ही आपका एक पुस्तक लिखी थी माय प्रेसिडेंशियल ईयर। सवाल पूछेगा आपसे इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो आप बताएंगे एस राधाकृष्णन, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये आपका पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, पशुओं के खुर पका एवं मुंह पका फूड एंड माउथ डिजीज की बीमारी का क्या कारण है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विषाणु, जिसे वायरस भी कहा जाता है। तो पशुओं में खुर पका और मुंह पका जो रोग होता है, जिसको गांव देहात में लोग कहते हैं खोरहा, जानवर के खोरहा हो गया है ना, पैरों में हो जाता है, मुंह में हो जाता है, तो खोरहा कहता है सब। तो पशुओं के खुरा पका और मुंह पका जो बीमारी है वो वायरस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, कंप्यूटर का पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विंडोज, यानी पेज मेकर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जीवाणु का खोज 1683 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया था। 1683 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। आप लोग को बताना कमेंट करके ल्यूवेनहॉक किस देश के आपका वैज्ञानिक है, कमेंट करके बताएं। और बता दें कि ल्यूवेनहॉक को कीटाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। कीटाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। कमेंट करके आप लोग को बताना है ल्यूवेनहॉक किस देश के वैज्ञानिक हैं। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भावन को प्रदर्शित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यकृत। इसी को आपका लीवर कहा जाता है। लीवर कहें या जिगर कहें, लीवर या जिगर, या आप इसे कलेजी या कलेजा कह सकते हैं। आप लोग मुर्गी देखे होंगे, मुर्गी अगर जो मांसाहारी होंगे वो खाए होंगे कलेजी को, मुर्गा मुर्गी के कलेजी को। जो मांसाहारी है वो खस्सी के कलेजी को भी खाए होंगे, तो कलेजी तो आप लोग देख रहे हैं। तो यकृत को ही आपका कलेजी कहा जाता है, लीवर कहा जाता है, जिगर कहा जाता है। और ये जो आपका मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भावन की सबसे अधिक क्षमता होती है। आप कहेंगे पुनरुद्भावन क्या है? तो पुनरुद्भावन जो है यह एक प्रक्रिया है, और इस पुनरुद्भावन की प्रक्रिया के माध्यम से अगर कोई अंग खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसको फिर दोबारा से नया बना सकता है, यानी फिर से पहले जैसा मूल रूप में उसे ला सकता है।
तो इस क्षमता को, इस प्रक्रिया को ही आपका पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो कहें एक प्रक्रिया भी, एक क्षमता भी है। पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में यानी लीवर में सबसे अधिक होता है मानव शरीर में। और सवाल पूछेगा आपसे कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है, तो आप बताएंगे मस्तिष्क। क्या बताएंगे? मस्तिष्क, यानी दिमाग कह सकते हैं, दिमाग या मस्तिष्क, ब्रेन कह सकते हैं। तो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता दिमाग के पास है और सबसे अधिक आपका यकृत में है। और बता दें, सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यानी ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्रंथि, तो सबसे बड़ा ग्रंथि आपका यही यकृत है। वजन पूछेगा कि यकृत का वजन कितना है, तो 1.5 से आपका 2 किलो, 1.5 से 2 किलो इसका वजन होता है। और शरीर का जो टेम्परेचर होता है इसको सामान्य बनाए रखने में मदद करता है यकृत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिनको डिस्कस नहीं चाहिएगा, जिनको अच्छा नहीं लग रहा होगा डिस्कस, वो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जिनको डिस्कस पसंद नहीं है और कमेंट करके बता दें नो देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों को डिस्कस पसंद नहीं होगा तो डिस्कस भी बंद कर दिया जाएगा, और पसंद होगा तो आगे जारी रखा जाएगा। तो बताना है राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाक। बता दें कि राइनाइटिस जो है वो नाक को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि नाक के सर्जरी को क्या कहा जाता है। सर्जरी आप लोग समझते होंगे, सर्जरी जिसको कहते हैं आप लोग अपने भाषा में ऑपरेशन करवाना है। तो ऑपरेशन करवाना है मतलब सर्जरी करवाना है। ऑपरेशन कहें या सर्जरी कहें एक ही चीज है। तो नाक की सर्जरी को क्या कहा जाता है पूछेगा, तो आप बताएंगे राइनोप्लास्टी। नाक की सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किन्हें जोवा खनिज कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीसा और जस्ता। पूछेगा आपसे सवाल कि जस्ता का संकेत क्या है, तो जेडिन बताइएगा, जेडिन। पूछेगा सीसा को और किस नाम से जाना जाता है, तो लेड कहें या सीसा कहें। पूछेगा लेड या सीसा का संकेत क्या है, तो क्या बताएंगे, पीबी आपका संकेत है। एक बात आप लोग को बता दें, ये तो जोवा खनिज है, सीसा और जस्ता। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर के वहाँ से लोड कर सकते हैं, लोड करके आप टेस्ट को लगा सकते हैं बैठ करके भी अपने मोबाइल कंप्यूटर पे, और लगाने के बाद भी आप डिस्कस को देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप टेस्ट लगा लें, कितना आपको नंबर आ रहा है अपलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ को, उसका टेस्ट लगाएं, मैथ रीजनिंग सब जितना पार्ट आपका 100 क्वेश्चन का है, तो 100 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में डाल दिया गया है, और वहाँ से आप अपलोड करके टेस्ट लगा लें। उसके बाद आप डिस्कस को देखें, मज़ा आएगा। और कमेंट करके नंबर भी अपना शेयर कर दें, कितना नंबर आपको आ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। पेरिस यानी फ्रांस किस नदी के किनारे स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीन। पेरिस यानी फ्रांस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मक्का जो आपका खरीफ फसल है। आपसे सवाल पूछेगा लंदन किस नदी के किनारे है, तो टेम्स बताइएगा, टेम्स नदी। लंदन आपका ब्रिटेन में है, राजधानी है ब्रिटेन का। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि गंगा नदी के किनारे भारत के कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो क्या बताएंगे, काना बाप हवाई वेग से भागा, इसको आप याद कर लेंगे। काना बाप हवाई वेग यानी काना से कानपुर समझे, बा से बक्सर, पा से पटना, हा से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, बेग से बेगूसराय, से साइलेंट है, और भागा से भागलपुर। समझ में आ रहा है, ध्यान देंगे। काना से कानपुर, बा से बक्सर, पा से पटना, हा से हरिद्वार, वा से वाराणसी, लिख भी सकते हैं आप अपने कॉपी में, नोट कर सकते हैं। ई से इलाहाबाद, वेग से बेगूसराय, से साइलेंट है, भागा से भागलपुर। तो इसमें से सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताएं इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा है, या इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। और देखते हैं, अभी पूछे थे कि खरीफ फसल कौन है इसमें से, तो आपका मक्का क्या है, खरीफ फसल है, ये भी आपका आंसर था। लेकिन और जो अन्य खरीफ फसल है वो आप कैसे याद कर पाएंगे, इसके लिए आपका सेटिंग है, इसका भी सेटिंग है। अतीत युग में मक्का चबामू जी, अगर चबा के ना खाए मुँह तो पेट गलतो जी, इसलिए अतीत युग में मक्का चबामू जी, चबा के खाऊं जी। आप लोग जानते थे कि पहले के लोग अतीत युग में
मक्का चबा करके खाते थे, मक्का का आपका घट्टा और मट्ठा के साथ खाते थे। आज हम लोग चिल्ली चाउमीन चाट वगैरह खा रहे हैं, तरह तरह का आपका भोजन का प्रकार आ गया है, लेकिन पहले मक्का का घट्टा यूज़ किया जाता था। तो वही बताया जाता है कि अतीत युग में मक्का चबाबून जी, यानी चबा चबा के खाओ जी, नहीं तो पेट गलत हो जी। तो आ से इस तरह से आप याद करेंगे, ये सेटिंग है। तो आ से आपका क्या होगा, अरहर, ती से तिल, ता से तंबाकू, सुन करके लिख लेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लें, और नहीं तो फिर वीडियो का स्किप करके आगे बढ़ें। जू से जूट, गा से गन्ना, में साइलेंट है, मक्का से मक्का, चा से चावल यानी धान कह सकते हैं, बा से बाजरा, मुंह से मूंगफली, और जी से जवार। प्रश्न नंबर 17, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 38वीं समानांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा 38वीं समानांतर रेखा कहलाती है। अगर याद नहीं हो रहा तो इसका भी सेटिंग आपका है, आइठल कोरिया, आइठल कोरिया, आइठल कोरिया तो उठल अमेरिका काना या अमीर काना, अमीर गरीब होता है ना, तो आइठल कोरिया यानी आइठल कोरिया तो उठल अमीर काना। तो इससे आप याद कर सकते हैं आइठल से 38वीं समानांतर रेखा, और कोरिया है तो कोरिया तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऐसे याद कर सकते हैं। तो उठल आपका अमीर काना, तो उठल से आपका 49वीं होगा, उठल से 49वीं समानांतर रेखा। समानांतर आपका कॉमन है, 17वीं समानांतर, 23वीं समानांतर, 49वीं समानांतर, तो समानांतर तो आपका कॉमन चीज़ है। याद क्या करना है, 49वीं और 23वीं 17वीं इस तरह से नहीं याद करना है। तो आप ऐसे याद करें, आइठल कोरिया तो उठल अमीर काना, तो उठल मतलब 49वीं समानांतर रेखा पूछेगा आपसे, सवाल प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे, अमीर से अमेरिका और काना से कनाडा, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं होगा, और 30वीं मतलब आइठल कोरिया था तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, कोरिया से उत्तरी और दक्षिणी समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 44 फुट। एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फुट होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1982 में। दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1982 में शुरू किया गया था। अगर याद नहीं होता तो ऐसे याद कर सकते हैं, दूर जाना है AIHB, AIHB याद कर सकते हैं। दूरदर्शन करने आए हैं हब, तो ए से आपका 1 होगा, आई से 9 और H से 8 और B से 2, आई हब यानी दूरदर्शन करने आई है हब, ऐसे याद कर लें। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी यानी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे प्रदान किया गया है? गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ट्रॉफी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो हैं इनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया है। और बता दें कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि बेन स्टोक्स जो हैं वो किस देश के क्रिकेटर हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, आग का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आइरिस। आइरिस पे आपका आग का रंग निर्भर करता है। इसे आप पुतली भी कह सकते हैं, पुतली, पुतली कहें या आइरिस कहें, एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है लेकिन एक ही चीज़ है। आइरिस को पुतली भी आप कह सकते हैं। तो आग का आइरिस जो है यही आपका रंग वर्णक का सूचक है, और आइरिस ही यानी कि पुतली ही निर्धारित करता है आग का रंग, यानी आग का रंग आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आपसे सवाल पूछेगा कि बताएं नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में तो आप बताएंगे कॉर्निया, यानी कॉर्निया को दान किया जाता है नेत्रदान में। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए, यानी कॉर्निया को दान किया जाता है नेत्रदान में। आपसे सवाल पूछेगा कि ट्रेकोमा, ट्रेकोमा जो बीमारी है, ट्रेकोमा वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस यानी वायरस जनित रोग ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप क्या बताएंगे? आंख, आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, और आंख को प्रभावित करने वाला एक बीमारी और है मोतियाबिंद। प्रश्न नंबर 22, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक वैज्ञानिक वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो है वो अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता को एक बैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होता है, जो आपका रोडोप्सिन उसका नाम है, रोडोप्सिन। सवाल आपसे पूछेगा मानव शरीर का हृदय के बाद दूसरा सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आंख, यानी आंख जो है
वो हृदय के बाद दूसरा सबसे संवेदनशील अंग है मानव शरीर में, यानी सबसे ज्यादा संवेदनशील अंग जो है वो हृदय है। हृदय, जिसे आप दिल कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं, हार्ट या दिल कह सकते हैं। तो सबसे अधिक आपका हृदय ही आपका संवेदनशील अंग है मानव शरीर में। उसके बाद आपका आंख दूसरा सबसे संवेदनशील अंग है। आपसे सवाल पूछेगा कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। रतौंधी, ध्यान से आप सुनेंगे, आपको तो याद हो जाएगा सारा प्रश्न का जवाब। ध्यान से सिर्फ आप सुने और देखें, जो आपको नहीं आता है उससे आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और नोट कर ले। रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ध्यान देंगे, जीरोफथैलेमिया। जीरोफथैलेमिया, जीरोफथैलेमिया किस अंग को प्रभावित करने वाला बीमारी है? तो इसका जवाब भी आपका क्या होगा? आंख, यानी आंख को प्रभावित करता है जीरोफथैलेमिया। प्रश्न नंबर 23 आपका मैथ का सवाल है, इसको स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के। ये सारे मैथ के सवाल हैं, रीजनिंग आ रहा है। प्रश्न नंबर 63 है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? यानी नॉर्मल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर या बीपी इसको कह सकते हैं शॉर्ट में। बीपी यानी ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब, वो मानव का सामान्य रक्तदाब बताना कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, जो होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब जो होना चाहिए, बीपी, वो कितना होना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 120/80 mm पारा। 120/80 mm पारा एक स्वस्थ मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब होना चाहिए। नेक्स्ट, और बता दें आपको कि रक्त जो है, सवाल आपसे पूछेगा कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो आप बताएंगे संयोजी उत्तर, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू है जो शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। हर एक अंगों में आपका रक्त होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि मानव शरीर के वजन का कितना % रक्त होता है, तो आप बताएंगे 7%। पूछेगा आपसे कि आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 7.4%। आपसे सवाल पूछेगा कि पुरुष के शरीर में महिला की अपेक्षा कितना अधिक खून होता है, तो आप बताएंगे 1/2 यानी आधा कह सकते हैं, आधा लीटर। आधा लीटर जो खून होता है वो पुरुष के शरीर में महिला की अपेक्षा अधिक होता है। आपसे सवाल पूछेगा एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य होगा तो उसमें औसतन कितना रक्त होगा, तो 5 से 6 लीटर। आपसे सवाल पूछेगा रक्त का कितना भाग है, रक्त का कितना हिस्सा होता है, तो 2 हिस्सा होता है। एक आपका रुधिराणु, रुधिराणु या रक्त कणिका कह सकते हैं, रक्त कणिका, और दूसरा आपका होता है प्लाज्मा। तो 2 हिस्सा होता है रक्त का। आपसे सवाल पूछेगा कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन आपका रक्त में होता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो आपका 3 रक्त कणिकाएं 3 प्रकार का होता है। जान लें, आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पुलस या रेड ब्लड सेल भी कह सकते हैं, लाल रक्त कणिका। दूसरा आपका होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस या श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा आपका होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसको आप कह सकते हैं रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। और भी आरबीसी का अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट, इसका अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट, इसका अन्य नाम है प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। आपसे पूछ सकता है, हर एक जगह पे सवाल बनता है, पूछ देगा आरबीसी का लाल रक्त कणिका का अन्य नाम क्या है, इनमें से कौन सा आरबीसी का अन्य नाम है, तो क्या बताएंगे? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का पूछ सकता है तो आप क्या बताएंगे? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का पूछेगा तो रक्त बिंबाणु भी अन्य नाम है, इसका अन्य नाम आपका थ्रोम्बोसाइट भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल तो बहुत बनता है, एक सवाल और बता देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहयोग करता है। चलिए प्रश्न नंबर 64
पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोले होने का कारण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण पानी के छोटे छोटे बुलबुले जो होते हैं गोल होते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 65, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में कठोरता पैदा करने वाला धातु आयन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कि आवर्त सारणी में कुल कितने धातु हैं और कितने अधातु हैं। प्रश्न नंबर 66, ये आपका मैथ का सवाल है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 67 भी आपका है। पचहत्तर नंबर आपका सवाल यहां पे है, जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बल की विपरीत दिशा में होता है, बी में है बल की दिशा के लंबवत होता है, बल की दिशा में होता है, और संवेग की दिशा में होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही आपका सही है, बल की विपरीत दिशा में होता है। जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? और आवर्त सारणी से संबंधित अगर सवाल देखना है, एमसीक्यू देखना है, टेस्ट लगाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के या वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपका वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, या फिर सिर्फ वीडियो में जाएं तो आपका हाल ही का वीडियो है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीलियम। निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस भी इसे कहा जाता है, शून्य वर्ग का गैस भी कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में आता है। वर्ग अगर पूछेगा कि हीलियम किस वर्ग का आपका तत्व है तो वर्ग 18 बताएंगे, 18 वर्ग में आता है। अगर अन्य आपका निष्क्रिय गैस की बातें करें तो आप देख ही ले, पिछले वीडियो में आपका आवर्त सारणी से संबंधित आपका वीडियो बना हुआ है एमसीक्यू, उसमें जाकर देखें, सारा आपका उसमें चर्चा किया गया है निष्क्रिय गैसों के बारे में सेटिंग के साथ। एक बात और बता दें, सवाल आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक यौगिक वाला अक्रिय गैस कौन है, तो आप बताइएगा जिनॉन। जिनॉन जो है सबसे अधिक यौगिक वाला अक्रिय गैस है। सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो आप बताएंगे रेडॉन। संकेत होता है आरएन। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता, इसको छोड़ करके बाकी सभी आपका अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं, निष्क्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैस भी इसको कह सकते हैं, नोबेल गैस भी कह सकते हैं, अक्रिय गैस भी कह सकते हैं, शून्य वर्ग के गैस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 77 है, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, FeCl2 फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र है। और यह जो फेरस क्लोराइड है ये आपका अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक। नेक्स्ट, ये आपका रीजनिंग का सवाल है, स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, 86 भी आपका है, जीके जीएस का सवाल। निम्न में से किस शहर ने 13 से 14 नवंबर 2019 तक आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण की मेजबानी किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रासिलिया। ब्रासिलिया जो है 13 से 14 नवंबर 2019 तक आपका आयोजित हुआ था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 11वां संस्करण था, इसका मेजबानी किया है। प्रश्न नंबर 87 है, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। प्रश्न नंबर 88, निम्न में से किसे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा वित्त पर संसदीय स्थायी समिति हेतु नामित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न नंबर 89, उस राज्य का नाम ज्ञात करें जिसकी प्राचीन जल प्रणाली सुरंगा बावली को 2020 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची के रूप में चुना गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 90 है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। प्रश्न नंबर 91, एक्सीडेंटल मैजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें हैरी पॉटर के नॉस्ट्रेजिया और अस्ट्रेडल्स को चैनल किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केशव गुहा। प्रश्न नंबर 92,
नवंबर 2019 में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रासिलिया यानी ब्राजीलिया, ब्राजील। प्रश्न नंबर 93, किस क्रिकेटर के नाम पर नई खोजी गई मछली की प्रजाति का नाम रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर के नाम पे आपका एक खोजा गया मछली का प्रजाति और उसका नाम रखा गया सचिन तेंदुलकर के नाम पे। प्रश्न नंबर 94, किस भारतीय निशानेबाज ने दोहा में 14वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सौरभ चौधरी। प्रश्न नंबर 95, 14वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 किस देश में आयोजित की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोहा, कतर। कतर की राजधानी दोहा में 14वां एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 96, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों के 27वें सम्मेलन का विषय क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। प्रश्न नंबर 97, निम्न में से किसे थिएटर के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शांता गोखले को। प्रश्न नंबर 98, हाल ही में किसे 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये जम्मू कश्मीर के आपका प्रथम उपराज्यपाल रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। सवाल पूछेगा कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य का प्रथम उप राज्यपाल कौन रहा है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के आपका 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग भी हैं, यानी उपराज्यपाल का पद इनका खत्म हो चुका है। प्रश्न नंबर 99, मिस वर्ल्ड 2019 खिताब से सम्मानित टोनी एन सिंह किस देश की है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जमैका। टोनी एन सिंह जो है जमैका के रहने वाली है और मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीती है, मिस वर्ल्ड 2019। प्रश्न नंबर 100, लास्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र शुरू किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र एटॉमिक इंडस्ट्री आपका शुरू किया गया है।